Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 15.6 द सिख्स ऑफ पंजाब के बारे में। पंजाब के सिखों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। द मुगल फोर्स सप्रेस द सिख्स अंडर बंदा बहादुर। मुगलों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का दमन किया था। बट दिस डिड नॉट पुट एन एंड टू सिख रेजिस्टेंस टू मुगल अथॉरिटी। किंतु इससे मुगलों की प्रति सिख विद्रोह समाप्त नहीं हुए थे। In 1720s and 1730s, Amritsar emerged as a center of Sikh activity, mainly because of its preeminence as a pilgrimage center. 1720 ईस्वी से 1730 ईस्वी के मध्य अमृतसर सिख गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र बनकर उभरा। शायद तीर्थों का स्थान होने की वजह से, अपनी महत्ता की वजह से। Kapoor Singh, the most important of the Sikh leaders of the time, operated from its vicinity. आगे देखिए। सर्वाधिक प्रमुख सिख शासक कपूर सिंह ने उसके आसपास के क्षेत्र से संचालन किया। He gradually set about consolidating a revenue cum military system. उसने राजस्व सैन्य प्रणाली की स्थापना की। Some Sikh groups also started consolidating themselves as a political force. कुछ सिख शासकों ने स्वयं को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करना प्रारंभ कर दिया था। These activities discouraged the attempts by the Mughal governor of Lahore, Suba, to set up an independent power base for themselves in the region. अब देखिए, इन गतिविधियों ने लाहौर सूबे के मुगल शासकों को इस क्षेत्र को स्वतंत्र सत्ता का केंद्र बना देने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। First, Abdus Samad Khan and then his son Zakaria Khan attempted to control sovereign power. पहले अब्दुस समद खान तथा बाद में उसके पुत्र जकारिया खान ने नियंत्रण स्थापित करने के प्रयत्न किए। After the latter's demise in 1745, the balance shifted still further in favor of the Sikh warriors. Leaders such as जस्सा सिंह अहलूवालिया। अब देखिए, 1745 में जकरिया खान की मृत्यु के बाद सिख योद्धा शासकों जैसे जस्सा सिंह अहलूवालिया सत्ता में आए। He later on founded the kingdom of कपूरथला। उन्होंने बाद में कपूरथला राज्य की नींव डाली। The mushrooming of pockets under the authority of Sikh leaders was thus a feature of the 2 decades preceding Ahmad Shah Abdali's invasion of the Punjab. सिख सैन्य नेताओं के नेतृत्व में सैन्य क्षेत्रों का विस्तार पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण विशेषता थी। This process was evident in the eastern Punjab and बारी दोब। पूर्वी पंजाब तथा बारी दोआब में यह प्रक्रिया परिलक्षित होती है। Though the principal opposition faced by Abdali in his campaigns of the 1750s and 1760s in the Punjab came from the Sikhs, Marathas also played a role of significance on this occasion. अब देखिए, हालांकि अब्दाली के अभियानों को विरोध का सामना पंजाब में 1750 तथा 1760 में सिखों ने ही किया,
तथा मराठाओं ने भी इस संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया. Eventually, by the mid 1760s, Sikh authority over Lahore was established, and the Afghans were not able to consolidate their early gains. अंततः 1760 के मध्य तक लाहौर में सिखों की सत्ता की स्थापना हो गई तथा अफगान अपनी शुरुआती विजयों को संगठित नहीं रख सके. Under Ahmad Shah's successor, Timur Shah, ruled 1772 to 1793, some of the territories and towns that had been taken by the Sikhs, such as Multan, were recovered, and the descendants of Ahmad Shah continued to harbor ambitions in this direction until the end of the century. अब देखिए, अहमद शाह के उत्तराधिकारी तैमूर शाह 1772 से 1793 ने सिखों द्वारा जीते गए कुछ क्षेत्रों जैसे मुल्तान को पुनः जीता तथा अहमद शाह के वंशज शताब्दी के अंत तक इस लक्ष्य के प्रति प्रयत्नशील रहे. But by the 1770s, they were dealing with a confederation of about 60 Sikh chieftains. Some of these were to emerge as princely states under the British, such as Nabha and Patiala. किंतु 1770 तक उन्होंने लगभग 60 सिख सरदारों के साथ संधि कर ली थी, जिनमें से कुछ राज्य जैसे नाभा और पटियाला ब्रिटिश अधीनस्थ बनकर उभरे. आगे देखिए. The Sikh chiefdoms continued many of the administrative practices initiated by the Mughals. सिख प्रशासकों ने मुगल बादशाहों द्वारा प्रयुक्त प्रशासनिक वृत्तियों को ही जारी रखा. The main subordinates of the chiefs were given जागीर assignments. सरदारों के अधीनस्थों को जागीरें दी जाती थीं. The Persianized culture of the Mughal bureaucracy continued to hold sway. मुगल नौकरशाही के ईरानी ढंग ने मुख्य रूप से अपनी पकड़ बनाए रखी. It was one such chief, Ranjit Singh, grandson of Charhat Singh Sukrechakia, who eventually welded these principalities for a brief time into a larger entity. अब देखिए, ऐसे ही सिख शासक चढ़त सिंह सुकरेचकिया के पौत्र राजा रंजीत सिंह, जिन्होंने इन छोटे राज्यों को बड़े साम्राज्य में कुछ समय के लिए संगठित कर लिया. रंजीत सिंह's effective rule lasted 4 decades, from 1799 to 1839. रंजीत सिंह का प्रभावी प्रशासन 1799 से 1839 ईस्वी तक चला, लगभग 40 साल, 4 दशक. The power of the English East India Company was growing in all parts of the country during this period. इस काल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति भारत के हर प्रांत में बढ़ रही थी. Within 10 years of his death, the British had annexed Punjab. अब देखिए, रंजीत सिंह के मृत्यु के 10 वर्ष के बाद ही अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया. His rise to power was based on superior military force, partly serviced by European mercenaries and by the strategic location of the territories that he had inherited from his father. अब देखिए,
महाराजा रणजीत सिंह के सत्ता के प्रभाव का मुख्य कारण उत्कृष्ट सैन्य बल, किराए के यूरोपीय सैनिक और तथा उन क्षेत्रों के सामरिक ठिकाने थे जो उन्होंने अपने पिता से विरासत में मिला था। Ranjit Singh's kingdom represented the accumulation of nearly a century of Sikh rebellions against Mughal rule. महाराजा रंजीत सिंह का शासन सिखों द्वारा मुगलों के संग किए संघर्षों का पराकाष्ठा थी। It was based on the intelligent application of principles of statecraft. यह एक राजतंत्र शासन तंत्र के सिद्धांतों पर आधारित शासन था। He used as his capital the great trading city of Lahore, which he captured in 1799. अब देखिए, उसने महान व्यावसायिक नगर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे उसने 1799 में जीता था। Having gained control of the trade routes, he imposed monopolies on the trade in salt, grain, and textiles from Kashmir to enhance his revenues. Using these earnings, he built up an army of 40,000 cavalry and infantry. By the year 1809, he was undisputed master of the most of Punjab. अब देखिए, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद उसने राजस्व में वृद्धि के लिए नमक, अनाज तथा कश्मीर से वस्त्रों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। इन आय स्रोतों का प्रयोग करके उसने 40,000 अश्वारोही तथा घुड़सवार सेना के बनाने में किया। सन 1809 तक वह अधिकतर पंजाब का निर्विवाद मालिक बन गया था।